अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये 6 बेसिक कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखी थी। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स थी और हमने लास्ट लेक्चर में कैशेस को डिफाइन भी किया था, उनकी टाइप्स को देखा था, कुछ पैरामीटर्स देखे थे। ये फुली एसोसिएटिव कैश है, डायरेक्ट मैप्ड कैश है और ये सेट एसोसिएटिव कैश है। और इसमें 2 वे, 4 वे, 8 वे पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमने देखी थी। ठीक है जी, और ये हमने एड्रेस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कैश के एड्रेस को ऑफसेट, इंडेक्स और टैग में डिवाइड किया था। ठीक है जी, तो आज जो है हम कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे, लेकिन वो थोड़ी एडवांस टेक्निक्स होंगी कैश को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हम क्विकली गो थ्रू करते हैं। ठीक है जी, तो जो मेमोरीज होती हैं उनमें जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं, उनमें से जो मेन मैट्रिक्स हैं 2 हैं बेसिकली, एक लेटेंसी है और दूसरी बैंडविड्थ है। तो आपने लास्ट लेक्चर में एक ग्राफ देखा था, ये वाला, इसमें आपने देखा था परफॉर्मेंस और प्रोसेसर और मेमोरी में ये जो गैप है ये वाइड हो गया हुआ है काफ़ी। ठीक है, तो मेमोरीज के लिए लेटेंसी एक कंसर्न है, ये कम होनी चाहिए और बैंडविड्थ जो है ये भी जो है इनकी लो है, स्पेशली जब आपके मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं तो उसमें जो आपकी बैंडविड्थ है वो उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, ये इसके अलावा एक्सेस टाइम और साइकिल टाइम ये आपने डिजिटल सिस्टम्स के कोर्स में देखे होंगे जब वहाँ पे आपने मेमोरीज पढ़ी थी। तो एक्सेस टाइम बेसिकली मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए मेमोरी रीड, और साइकिल टाइम जो है वो बेसिकली मेमोरी राइट का जो टाइम रिक्वायर्ड है वो साइकिल टाइम कहलाता है। ठीक है जी, तो जो मेमोरीज हैं बेसिकली 2 टाइप्स की हैं, एक एस रैम है स्टैटिक और डी रैम डायनामिक। ठीक है जी, एस रैम में लो लेटेंसी है और ये लो लेटेंसी की वजह से नॉर्मली एज अ कैश के तौर पे यूज़ होते हैं। जो कैशेज़ हैं वो एस रैम जो स्टैटिक रैम्स हैं बेसिकली एज अ कैश यूज़ होते हैं, जबकि डी रैम जो हैं वो लो लेवल हायरार्की में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है जी, एस रैम में जो एडवांटेज है वो बेसिकली लो लेटेंसी है, जबकि डी रैम के अंदर लेटेंसी हायर है। और लेकिन हम डी रैम्स में एडवांटेज ये है कि हम इनको मल्टीपल बैंक्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं ताकि हमें हाई बैंडविड्थ मिल सके। ठीक है जी, तो ये जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन हैं। जो एस रैम है इसमें आपने डिजिटल सिस्टम्स के कोर्स में अगर आप नहीं देखा, ज़्यादा डिटेल्स में जाने की भी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो एस रैम है इसमें अगर आपने एक बिट को स्टोर करना है तो नॉर्मली 6 ट्रांजिस्टर्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और जो डी रैम है इसमें अमूमन ओनली 1 ट्रांजिस्टर इज सफिशिएंट। ठीक है, लेकिन इस डी डायनामिक रैम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें जो बिट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, जो आपकी बिट्स जिसमें एक ट्रांजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, और जो कैपेसिटर का चार्ज है वो स्लाइटली डिस्चार्ज हो रहा होता है। इस वजह से आपकी बिट्स को जो है जो डेटा है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, अमूमन एवरी 8 मिली सेकेंड्स। और आपका ऑलमोस्ट जो डी रैम है उसको आप एज अ मैट्रिक्स अरेंज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो उसमें जो डी रैम की जो रोज हैं वो एक साइमल्टेनियसली जो है वो रिफ्रेश हो जाती हैं। ठीक है जी, डी रैम का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो आपकी अगेन अगर आप गौर करें, अगर आपको 64 बिट प्रोसेसर है तो 64 बिट एड्रेस अगर आप इमेजिन करें तो आपके डी रैम की कितनी ज़्यादा पिन्स होंगी, 64 पिन्स, राइट, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। तो उसको हम ऐसे कुछ सॉल्व करते हैं कि अपने रैम को ना 2 डायमेंशंस में जो एड्रेस लाइंस हैं उनको मल्टीप्लेक्स कर देते हैं 2 डायमेंशंस के अंदर। अपर हाफ हम पहले प्लेस करते हैं या लोअर अपर हाफ पहले हम प्लेस करते हैं जब आपका जब ये अपर हाफ जो है वो रो को एक्सेस कर रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में आप लोअर हाफ प्लेस करेंगे और फिर उस रो वाइज आप रो में आप कॉलम्स को सर्च करेंगे। ठीक है जी,
तो ये 2 डायमेंशंस के अंदर आप जो है वो अपने अब जो बेसिकली जो आपका एड्रेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले हाफ एड्रेस प्लेस होता है, फिर लोअर एड्रेस प्लेस होता है। ठीक है जी, सेकंड हाफ प्लेस होता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आपका एक डी रैम है, ये यहाँ पे आपकी रोज बनाई हुई हैं और ये ऐसे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आप एड्रेस प्लेस करेंगे तो आइदर आप रो का एड्रेस पहले प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद रो में से कॉलम्स को एक्सेस करें। ठीक है, तो ये आपकी नंबर ऑफ पिन्स जो हैं उनको रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ये रैम्स, ये चूंकि रिफ्रेश इसको रिक्वायर्ड होता है, तो ये एक्टिवेट और प्री चार्ज सिग्नल्स हैं जो आपके डी रैम को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो एमदाल्स लाए उसने क्या कहा था जी, मेमोरी कैपेसिटी शुड ग्रो लीनियरली विद प्रोसेसर स्पीड। जो आपने प्रीवियस कर्व देखा था यहाँ पे अंदाज लॉ के मुताबिक तो ये मेमोरी और प्रोसेसर जो हैं वो एक तरह इनमें ट्रेंड सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है जी, तो मेमोरी कैपेसिटी एंड स्पीड हैज़ नॉट केप्ट पेस विद प्रोसेसर्स। मेमोरी कैपेसिटी और स्पीड जो है वो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सके। तो फिर हम क्या करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस गैप को, जो भी मैंने आपको कर्व में दिखाया, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशंस यूज़ हो रही हैं। तो एक ऑप्टिमाइजेशन तो ये है कि आप मल्टीपल एक्सेस जो हैं वो अलाउ कर दें। ठीक है, बजाय इसे कि आप सिंगल एक्सेस करें, आप मल्टीपल एक्सेस अलाउ कर दें। और ये जो आप क्या कहते हैं मल्टीपल एक्सेस अलाउ कर रहे हैं, और जो आप मल्टीपल डेटा एक्सेस कर रहे हैं उसको किसी बफर में आप इंसर्ट करते हैं, और ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता था पहले ज़माने में। ठीक है, इसलिए हम जो थी वो ये जिसमें एसिंक्रोनस ऑपरेशन है उसका हम एसिंक्रोनस डायनामिक रैम कहते थे। और फिर हुआ ये कि इस मल्टीपल एक्सेसेस को हैंडल करने के लिए उन्होंने सेपरेट क्लॉक आपके रैम के साथ अटैच कर दी, और ये जो ऑपरेशन है मल्टीपल एक्सेस का ये सिंक्रोनस हो गया। ठीक है जी, तो ये जो एस डी रैम है ये स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे जो एस है इट इज़ सिंक्रोनस डायनामिक रैम। ठीक है जी, तो इन्होंने इस एस डी रैम में जो सिंक्रोनस डायनामिक रैम है इसमें एक सेपरेट क्लॉक इन्होंने यूज़ की टू मेक मल्टीपल एक्सेस सिंक्रोनस। और एस डी रैम में ये बर्स्ट मोड जो है ये भी एक डाल दिया गया। बर्स्ट मोड का मतलब ये है कि आपको जो क्रिटिकल डेटा है वो बर्स्ट की फॉर्म में, यानी मल्टीपल वर्ड जो हैं वो आपको बर्स्ट की फॉर्म में मिल सकते हैं। ये क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट जो है अभी हम आगे देखने जा रहे हैं ये क्या है। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो ऑप्टिमाइजेशन एज एन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होगी कैशेस के लिए। ठीक है जी, तो बर्स्ट मोड का बिल्कुल भी मतलब है कि आपके पास एक बर्स्ट मोड में मल्टीपल डेटा जो है वो आपको एकदम मिल रहा है। इसके अलावा जो इंटरफेस है, जो इनके साथ जो बसेस कनेक्ट हैं आपकी मेमोरीज के साथ, ये पहले 4 बिट हुई, फिर 8 बिट हुई, अब ये 16 बिट बसेस जो हैं इनके साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पाइपलाइनिंग में देखा था कि आप रीड और राइट जो हैं वो एक ही साइकिल में अचीव कर लेते हैं। अपनी क्लॉक को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिवाइड करने के बाद अगर आप फर्स्ट हाफ में एक ऑपरेशन कर लें और सेकंड हाफ में दूसरा ऑपरेशन कर लें तो आप एक ही साइकिल में दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो डायनामिक रैम्स हैं इनके नए वर्जन आए जिनको डबल डेटा रेट का नाम दिया गया। इनमें कुछ ये हुआ कि बजाय से एक साइकिल में सिंगल रीड करें, उन्होंने एक साइकिल में फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में दोनों में रीड और राइट करना शुरू कर दिया रैम्स में। ठीक है जी, रैम्स हैं जो मेमोरीज हैं उनमें उन्होंने एक सिंगल साइकिल में 2 दफ़ा डेटा को जो है रीड और राइट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये जो रैम्स हैं इनको डबल डेटा रेट कहा जाने लगा। ठीक है जी, तो मल्टीपल बैंक्स ओवरलैप इन ईच डी रैम, ये मैंने आपको बता दिया कि आपके बैंक्स हैं, इस तरह के और बहुत सारे बैंक्स आप अटैच करके इनकी कैपेसिटी को जो है वो एनहांस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ नेमिंग्स हैं इनकी डी रैम की। तो ये 2000 में DDR1 रैम था। ठीक है जी, इसकी चिप साइज 2256 मेगाबिट्स थी। ठीक है, ये बेसिकली एड्रेसिंग जो रो एक्सेस स्ट्रोब और कॉलम एक्सेस स्ट्रोब जो एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग का मैंने आपको जिक्र किया है उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो ये 2016 में DDR4 रैम थी जो जिसका चिप साइज जो था वो 8 गीगाबिट्स था। ठीक है जी,
तो ये इनकी कैपेसिटी जो है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जो नेमिंग है ये थोड़ी सी कहते हैं कि कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जांपल ये IO रेट 400 है और जो ट्रांसफर्स हैं वो 400 मेगा ट्रांसफर्स हैं, क्योंकि आपने भी मैंने डबल डेटा रेट में आपको कहा कि आप एक क्लॉक में आप फर्स्ट और सेकंड हाफ दोनों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर 200 क्लॉक रेट है तो 400 डबल डेटा रेट जो होगा वो 400 हो जाएगा। ठीक है जी, तो DDR 400 इसका नाम है। इसी तरह यहाँ पे बाकी के नेम मेंशन है। और यहाँ पे ये डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, अगर आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स की या कंप्यूटर्स की रैम को निकाला हो, उसको निकाल के देखा हो, तो वो जो PCB है उसको आप कहते हैं डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। उनके उसमें ये होता है कि आप दोनों साइड्स पे आपकी एक DRAM की चिप जो है वो मल्टीपल चिप्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, उस मॉड्यूल का सिंपल ये नाम है। तो ये जो 3200 है ये बेसिकली क्या कहते हैं, कुछ इस तरह है कि आपका जो 8 बिट्स की जो विड्थ है, तो 8 4 32, तो ये 3200 इसकी कैपेसिटी है मेगा मिलियन बाइट्स पर सेकेंड। और ये इसका जो DIMM मॉड्यूल जो आप एक स्लॉट निकालते हैं रैम की, उसका नाम आप इस तरह करते हैं कि ये DIMM की जो कैपेसिटी है, जो ट्रांसफ़र रेट है, वो आपका PC 3000 यहाँ पे नेम में यूज़ हो रहा है हर एक के अंदर। ठीक है जी, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 1600 है तो आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आई गेस ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है जी। इन DDR रैम्स के अंदर जो ये 1 2 3 4 आई हुई हैं और 5th अभी तक मुझे नहीं पता मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन इस पर वर्क हो रहा है। इनमें हुआ कुछ ये है कि हर DDR रैम में आपकी वोल्टेज लेवल जो है वो कम करते गए हैं। अगर चैप्टर 1 में आप पावर डेसिपेशन के एक्सप्रेशंस को रिकॉल करें तो आप लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज रिड्यूस करने से आपकी जो पावर डेसिपेशन हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो DDR4 जो है वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, लेकिन इसमें एक बेसिकली ट्रेड ऑफ है। आपने एक जगह वोल्टेज रिड्यूस कर दी लेकिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से आपकी पावर डेसिपेशन ज़्यादा होती है, लेकिन वोल्टेज रिड्यूस करने की वजह से पावर जो है वो डेसिपेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है जैसे आपने पावर गेटिंग को चैप्टर 1 में देखा था, इसी तरह आप मेमोरीज के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रैम्स हैं SD रैम्स, इनमें लो पावर मोड है। ये करेंगे जो यूज़ नहीं हो रही हैं, बेसिकली आप उसमें क्लॉक्स को इग्नोर कर देते हैं, या लाइक इग्नोर कर देते हैं, यानी उसको बेसिकली वो रैम्स जो हैं वो आइडल मोड में चली जाती हैं। लेकिन अगेन आइडल DRAM का प्रॉब्लम ये है कि वो उनको रिफ्रेश चाहिए होता है, तो वो अपना जो वैल्यूज़ रिटेन करने के लिए अपनी जो रिफ्रेशिंग है वो कंटिन्यू रखती है। ठीक है, तो लो पावर मोड या जो पावर सेविंग मोड जो है, लो पावर मोड, इसमें आपकी पावर डेसिपेशन बहुत कम है। इसमें कोई आप रीड और राइट नहीं कर रहे, लेकिन जब आप रीड और राइट कर रहे होते हैं तो आपकी पावर जो है वो यहाँ पे चली गई है। ये जो फुली एक्टिव का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूसली रैम को यूज़ कर रहे हैं, रीड और राइट ऑपरेशंस कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस के केस में आपकी जो पावर है वो अराउंड 500 मिलीवॉट है। ठीक है जी, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप अपने तौर पर खुद कर लीजिएगा। हम जो आज मेन टॉपिक हमारा है आज का, वो बेसिकली ये एडवांस्ड कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, जिनको हमने आज देखना है। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखी थी। तो आप लोगों का अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम जो है आज जो है 1 बाय 1 ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे जो बेसिकली कैश की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगी। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके जी, बेसिकली 5 कैटेगरीज हैं कैश की। एक बात याद रखें, कैश में मेन 3 पैरामीटर्स हैं, हिट टाइम, मिस रेट एंड मिस पेनल्टी। अगर आपका मिस होगा तो आपको मिस पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और हेड टाइम, जितना कम हेड टाइम होगा उतनी अच्छी कैश होगी, जितना कम मिस रेट होगा उतनी अच्छी कैश होगी, और मिस रेट अगर मिस है भी तो जितना कम मिस पेनल्टी होगी उतनी अच्छी कैश होगी। तो ये मेन 3 पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा बैंडविड्थ। ठीक है, तो आप बैंडविड्थ का मतलब ये है कि आपका जो रेट्स हैं, एक्सेस रेट्स हैं, जो आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उसका रेट जो है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मेन ये इसकी टेक्निक्स, जो बैंडविड्थ इंक्रीज करने की टेक्निक्स स्लाइटली डिफरेंट होंगी, लेकिन मेनली हम हिट टाइम और मिस रेट और मिस पेनल्टी को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं ताकि हमारी कैश की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है जी।
तो जो फर्स्ट टेक्निक है जी, स्मॉल एंड सिंपल फर्स्ट लेवल कैश रिड्यूस हिट टाइम एंड पावर, टेक्निक नंबर 1। ठीक है जी, इसका इसलिए ये हमें टेक्निक कह रही है कि आप कैश जो है ना सिंपल सी सादगी अपनाएं। ठीक है, सादगी जो है वो उसमें आपको फ़ायदा है। तो अगर आप इसमें ये कह रहा है कि भाई अगर आपका स्मॉल है और सिंपल है फर्स्ट लेवल कैश L1 कैश, तो आप जो है हिट टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने कुछ बेंचमार्क्स रन करने के बाद ये कुछ कर्व्स बार ग्राफ्स अचीव किए। तो ये जो फर्स्ट अगेन जो फर्स्ट है इट इज़ डायरेक्ट मैप। ठीक है, 1 वे, दिस इज 2 वे, 3 वे एंड 4 वे। ठीक है जी, तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट मैप में होता यह था कि जो आपकी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा बताता चलूँ। ये आपकी डायरेक्ट मैप है, आपका पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो एक सेट के अंदर, इसके अंदर अगर आपकी 8 सेट्स हैं तो हर सेट के अंदर एक ब्लॉक ही आएगा। ठीक है, और सेट एसोसिएटिव के अंदर अगर 2 वे है तो एक सेट के अंदर 2 ब्लॉक्स आ सकते हैं। 4 वे है, 4 वे सेट एसोसिएटिव है तो एक सेट के अंदर 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं। इसके अलावा हमने टैग, इंडेक्स और ऑफसेट को डिवाइड किया था। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स जो है बेसिकली इन सेट्स को सिलेक्ट करती है। ठीक है, और ऑफसेट जो है, ऑफसेट वो ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारी टेक्निक्स इजीली आप उनको पिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर आपका 1 वे सेट एसोसिएटिव है या डायरेक्ट मैप कैश है तो आपकी पावर सबसे कम है। उसकी रीज़न ये है कि आपको ब्लॉक्स को सर्च नहीं करना, आपके पास ऑफसेट टैग फील्ड है, आपने सिर्फ एक टैग को कंपेयर किया और सिंगल कंपैरिजन में पावर कम रिड्यूस होती है और आप जल्दी काम कर लेते हैं। एक सिंगल कंपैरिजन जो है वो कम टाइम लेगा, जबकि यहाँ पे क्या है 8 वे, 8 कंपैरिजन जो हैं 8 वे, यानी आप एक सेट को आपने एक्सेस कर लिया, उस सेट के अंदर आपने 8 टैग्स को देखना है। तो 8 टैग्स को देखने में जो है वो आपको ज़्यादा देर लगेगी, एक्सेस टाइम। ठीक है जी, तो जैसे जैसे आप एसोसिएटिविटी 1 to 8 बढ़ा रहे हैं आपकी पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है फॉर एवरी साइज ऑफ कैश। ठीक है जी, हर कैश साइज के लिए जो 8 वे है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है एज कम्पेयर टू 1 वे और डायरेक्ट मैप कैश जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक सेट है या एक सेट के अंदर एक सिंगल ब्लॉक है। एक्सेस टाइम के साथ साथ जो एनर्जी पर रीड है उसका भी कर्व इसी तरह ही है। अगर आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं या 8 कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, सिंगल के अंदर आपकी एनर्जी जो है वो कम डेसिपेट होगी। तो इट मीन जैसे आप एसोसिएटिविटी बढ़ा रहे हैं आपकी एनर्जी एज वेल एज एक्सेस टाइम दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निक 1 हमें ये कहती है कि स्मॉल यूज़ करें और सिंपल कैश यूज़ करें। सिंपल कैश का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट मैप कैश को प्रेफर करें या 2 वे को यूज़ करें, और जनरली ये 2 वे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, 2 वे 4 वे। ठीक है, 1 वे का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट मिसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको कई दफ़ा जो मल्टी प्रोसेसिंग है उसमें इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो टेक्निक 1 हमें ये कह रही है कि सिंपल कैश यूज़ करें और स्मॉल कैश यूज़ करें, साइज़ भी छोटा होना चाहिए उसका। टेक्निक नंबर 2, ये किसी का भी क्वेश्चन है अब तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आज सारी क्लास जो है वो मेरा ख्याल है ख्वाब गफलत में 9 स्टूडेंट्स ओनली प्रेजेंट हैं आज। ठीक है जी, तो अगर जो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ये मेकअप लेक्चर है तो आप रिकॉर्डिंग जो है बाकी मैं उम्मीद करता हूँ बाकी लोग जो हैं उसको देख लेंगे। इवन आज जो MS का सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट जो है सिर्फ वही प्रेजेंट है। ठीक है जी, बाकी MS के स्टूडेंट्स भी जो पता नहीं खतीजा नाम है उनका, वो भी आज ख्वाब गफलत में है। ठीक है, ओके जी, ये वे प्रेडिक्शन टू रिड्यूस हेड टाइम, दिस इज टेक्निक नंबर 2। इसमें आप ये करते हैं जो सेट एसोसिएटिव कैशेस हैं उसमें आप जैसे आपने पाइपलाइंस में प्रेडिक्शन की थी, ठीक है जी, ब्रांच प्रेडिक्शन, तो यहाँ पे भी आप प्रेडिक्शन करते हैं इस टेक्निक में कि आपने कौन सा सेट या कौन सा ब्लॉक एक्सेस करना है। ठीक है, ये आप लोगों का पहले हम चैप्टर 1 में हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं कि आपके कोड के अंदर टेम्पोरल एंड स्पेशियल कहते हैं टेम्पोरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट मीन्स कि अगर आपका एक कोड है, एक आपने एक इंस्ट्रक्शन रन की है तो स्पेशल
जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका मतलब ये होगा कि आपका उसके आसपास की नेबरिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उनको यूज़ करें, और टेम्पोरल में ये होता है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसको दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन टेम्पोरल और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए आप प्रिडिक्शन करते हैं और आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आपने कौन सा सेट एक्सेस करना है। अगर आपकी प्रिडिक्ट, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, यानी फॉर एग्जांपल आपके एक सेट है, मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको दिखाता चलूँ कि आप पहले आप सेट को एक्सेस करते हैं, फिर सेट के बाद टैग कंपैरिजंस करते हैं, ब्लॉक को एक्सेस करते हैं। तो इस टेक्निक में कुछ ये हो रहा है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट एक्सेस के अंदर आपकी प्रिडिक्शन है कि आप सेट 1 को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और ये प्रिडिक्शन अगर ठीक है तो आपका हिट टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, आपको आपने पहले ही प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था तो आपको ब्लॉक जो है वो सर्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो प्रिडिक्शन है ये 2 वे के लिए 90% इसकी एक्यूरेसी है, 4 वे के लिए 80% एक्यूरेसी है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने वे प्रिडिक्ट किया और वो गलत हो गया तो आपको जो प्रिडिक्शन की मिस प्रिडिक्शन पेनल्टी है वो क्या है जी, आपको लॉन्गर हिट टाइम फेस करना पड़ेगा, यानी आपके कुछ साइकिल्स जो हैं वो ज़ाया चले जाएंगे। ठीक है जी, ये जो वेव प्रिडिक्शन टेक्निक है ये सबसे पहले 1990s में यूज़ हुई थी फॉर मिप्स R10000 प्रोसेसर के लिए, और करंटली जो है कॉर्टेक्स A8 आर्म का जो प्रोसेसर आपने लैब में यूज़ किया था, इनकी जो कैशेज हैं उनमें ये वेव प्रिडिक्शन टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। ठीक है जी, अब आप बजाय इसके कि सिर्फ सेट को प्रिडिक्ट करें, आप इसी टेक्निक को एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप सेट के साथ साथ जो एक सेट के अंदर ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उन ब्लॉक्स को भी प्रिडिक्ट कर लें। ठीक है जी, अगेन मिस प्रिडिक्शन पेनल्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक जो आपने सेट को प्रिडिक्ट किया उसके साथ साथ आपने ब्लॉक को भी प्रिडिक्ट कर दिया, तो इस केस में अगर आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग है तो आपकी जो मिस प्रिडिक्शन पेनल्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू ब्लॉक। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है अगेन आप पूछते जाएं मुझसे। एक बात मैं और बताता चलूँ, आज के लेक्चर में हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ का मिड टर्म का सिलेबस होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इससे पहले हमने जो कुछ कवर किया हुआ है ये आपका मिड टर्म का सिलेबस होगा। ठीक है, इसके बारे में हम आखिर में बात दोबारा करेंगे। हम टेक्निक 3 की तरफ जाते हैं। तो जी जनाब, हमने पाइपलाइनिंग को डिस्कस किया था। आप इन कैशेस को भी इनकी कैशेस की भी पाइपलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक टेक्निक और है मल्टी बैंक कैशेस। ये दोनों टेक्निक्स जो है, ये एक मल्टी पाइपलाइन एक्सेस एंड मल्टी बैंक कैशेस, ये दोनों टेक्निक्स जो हैं आपकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है जी, तो पहले पाइपलाइन कैश को देखते हैं। एक मिनट जी, मैं भी आपको इसके पाइपलाइन कैश को समझाता हूँ। ओके जी, आप में से मुझे बताएगा पाइपलाइनिंग में हुआ किया क्या था हमने, जब हमने पीछे पाइपलाइनिंग को डिस्कस डिटेल में हम पढ़ते रहे हैं तो पाइपलाइनिंग में होता क्या था, इसको बताएगा मुझे, ताकि मैं आपको ये कैशेस की जो पाइपलाइनिंग है ये भी समझा दूँ। जी, आप में से कोई मुझे बताएगा? सर उसमें 5 स्टेप्स होते थे जिनको हम फॉलो करते थे। आई पहले डिकोड इंस्ट्रक्शन की फेच इंस्ट्रक्शन पे मेमोरी एक्सेस करना, एग्जीक्यूशन की राइट बैक। ओके जी, आपकी आवाज़ काफ़ी कटी है लेकिन मैंने कुछ आइडिया मुझे पिक हो गया। आपने कहा कि हमारी एक जो एग्जीक्यूशन है उस टोटल जो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड एग्जीक्यूट के अंदर हमने 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, 5 साइकिल्स में, और हमने इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस को एक पाइपलाइन में हमने इंसर्ट करते गए थे ताकि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ही साइकिल में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का कोई ना कोई पार्ट जो है वो परफॉर्म हो जाए। ठीक है जी, तो कैशेस के अंदर कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले तो ना इंडेक्सिंग होती है कि आपने कौन से सेट को एक्सेस करना है। सेट लेट्स सपोज 2 वे है, जैसे अब ये डायग्राम मुझे ऐसे बाहर हर स्लाइड पे अगर होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। सबसे पहले इंडेक्सिंग हो रही है, ये जो इंडेक्सिंग है ना ये सेट सिलेक्ट कर रहा है आपने कौन सा सेट एक्सेस करना है। उसके बाद टैग कंपैरिजंस होते हैं। ठीक है, टैग 1 टैग 0 टैग 1 जो टैग बिट्स हैं वो कंपेयर होती हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में हो रही है। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये देखा जाता है कि आपका
हिट है और मिस है। अगर हिट होगा तो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और अगर मिस है तो फिर आपको लोअर लेवल हायरार्की में उस वर्ड को सर्च करना पड़ेगा, उस ब्लॉक को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इंडेक्सिंग, नंबर 2 टैग रीडिंग, नंबर 3 हिट मिस चेक, नंबर 4 डेटा ट्रांसफर। ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग के बाद आप टैग रीड करें, टैग रीडिंग के बाद आप हिट और मिस चेक करें। हिट है तो आपको डेटा ट्रांसफर, और हिट मिस करने के, अगर हिट है तो आप नेक्स्ट स्टेप में डेटा ट्रांसफर कर देंगे, और अगर मिस है तो आप जो है वो लोअर हायरार्की से वर्ड को पिक करेंगे, एक्सेस करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली मेन आपके कैश के जो पेंटियम 4 है उसमें 4 साइकिल्स कंज्यूम होते थे इन चारों स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए, जबकि पेंटियम 1 ये शुरू के पेंटियम प्रोसेसर्स हैं अर्ली 1990s, आई गेस पेंटियम 1 जो था 1995 में अवेलेबल था, तो इसमें 1 साइकिल कंज्यूम होता था। सब टास्क जो है पैरेलल में परफॉर्म हो रहे थे। ठीक है, लेकिन पेंटियम 4 कोर i7 ये जो आजकल के प्रोसेसर्स हैं उनमें 4 साइकिल्स होते हैं, और ये बेसिकली इसका ये किए भी हमने इसलिए साइकिल्स इसलिए इंक्रीज किए ताकि पाइपलाइन की जो है वो हम कैशेस को पाइपलाइन कर सकें, क्योंकि साइकिल्स में डिवाइड करने के बाद पाइपलाइनिंग करने से हमारी बैंडविड्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। और आप लोगों ने पहले एक कर्व देखा है, प्रोसेसर और मेमोरी में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो है ये आपके ज़्यादा साइकिल्स कंज्यूम होते हैं इस कैशेस के ट्रांसफर की, डेटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल इंडेक्सिंग, सेकंड साइकिल टैग रीडिंग, थर्ड साइकिल मिस और हिट चेक, फोर्थ साइकिल डेटा ट्रांसफर। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपेंडिक्स सी के अंदर पाइपलाइनिंग को पैरेलल में, इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में प्लेस किया था, आप कैशेस के इन स्टेप्स को भी पैरेलल में हैंडल ट्रीट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल सेकंड साइकिल में आप टैग रीड करें लेकिन नेक्स्ट रिक्वेस्ट की आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड साइकिल में आप हिट और मिस करें तो फर्स्ट एक्सेस की रिक्वेस्ट की आप हिट मिस कर रहे होंगे, सेकंड की टैग रीडिंग कर रहे होंगे, थर्ड की इंडेक्सिंग करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे ये हो रहा है कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगेन जो ब्रांच मिस प्रेडिक्शन पेनल्टी है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। तो एक ब्रांच मिस प्रेडिक्शन को हम पहले बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो इस ब्रांच प्रेडिक्शन की वजह से जो पेनल्टी है उसमें इस ब्रांच मिस प्रेडिक्शन की वजह से जो पेनल्टी है उसके अंदर जो कैशेस के ऑपरेशंस हो रहे होंगे इंस्ट्रक्शंस के, वो एडिशनल आपकी साइकिल्स को ज़ाया कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 2 टेक्निक है मल्टी बैंक कैशेस। मल्टी बैंक कैशेस के अंदर ये करें कि आप एक जो आपकी मेमोरीज हैं उनके आप डिफरेंट सिंगल की बजाय मल्टीपल बैंक्स जो हैं वो यूज़ करें। ठीक है, तो आप इसमें ये करें ऑर्गेनाइज कैश एंड इंडिपेंडेंट बैंक्स टू सपोर्ट साइमल्टेनियस एक्सेसेस। ये कॉर्टेक्स A8 में यूज़ हो रहा है 1 to 4 बैंक्स फॉर L2 कैश, और इंटेल i7 के अंदर 4 बैंक्स यूज़ हो रहे हैं फॉर L1 एंड 8 बैंक्स फॉर L2। इसमें आप करते ये कि अपने बैंक्स के जो एड्रेसेस हैं उनको उनमें इंटरलीविंग करें। फॉर एग्जांपल जो ज़ीरोथ इंस्ट्रक्शन है, ज़ीरोथ डेटा है, ज़ीरो एड्रेस पे जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे आपका नेक्स्ट डेटा 1 पे होना चाहिए, और वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी वो आप उसे एक्सेस करें। अगर आपका सिंगल बैंक होता है, ओनली सिंगल बैंक होता, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड होता है, यहाँ ज़ीरोथ वर्ड होता है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड। ठीक है, तो आप पहले इसे एक्सेस करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो अब यहाँ मल्टी बैंक के केस में आप ये करें कि आपने 0 1 2 3 आपने इनको डिवाइड कर दिया, ताकि अगर आप ज़ीरोथ वर्ड उठा रहे हैं तो पैरेलल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी उठा सकें, क्योंकि इनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। अगर आप ज़ीरोथ वर्ड उठा रहे हैं, ज़ीरो एड्रेस पे जो वर्ड उठा रहे हैं वो फर्स्ट वर्ड पे आप वो हाई प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट और सेकंड उनके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो भी आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उनको एक्सेस करेंगे। ठीक है जी, तो फिर आप ये करें कि आपने अपने जो स्टोरेज है उनको मल्टीपल बैंक्स के अंदर स्टोर किया, और आप इन हर बैंक को पैरेलल में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो ये जो एड्रेसेस हैं, अगर आप इस एड्रेस को मॉडुलो 2 का मॉडुलो 4 कर रहे हैं, अगर 4 हर बैंक के अंदर 4 स्पेसेस हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, तो ये आप इस तरह इनके एड्रेस आप इनके बना अरेंज कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, फोर्थ टेक्निक की तरफ चलते हैं। यस यस यस। ये जो फोर ब्लॉक हैं, ये एक ही कैशे के अंदर है? सॉरी, ये 4 ब्लॉक है, ये 1 2 3 4, ये जो 4 ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 हाँ बैंक्स जी, की हाँ बात जी, कर रही हैं। हाँ जी, ये क्या पूछ जी रही हैं जी। आप? ये क्या जी, पूछ रही हैं 4 आप? बैंक की बात कर रही हूँ मैं ये बात कर रही हूँ कि ये एक ही कैशे के अंदर है। यस यस, आपने आपने यानी लेवल 1 कैश पहले एक सिंगल बैंक था, ठीक है, तो आपने लेवल 1 कैश जो है वो आपने उनके मल्टीपल बैंक्स यूज़ किए हैं। यानी फॉर एग्जांपल A8 के अंदर 1 to 4 बैंक्स यूज़ हो रहे हैं फॉर L2 कैश। यस, ये एक सिंगल कैश है और एक ही कैश के अंदर मल्टीपल बैंक्स यूज़ हो रहे हैं और आप इनको पैरेलल में एक्सेस कर रहे हैं। इससे आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी कि पहले आप 1 वर्ड उठा रहे थे, अब आप पैरेलल में 4 वर्ड्स उठा सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था, कुछ और पूछना चाह रही हैं? क्लियर हो गया? हाँ जी, लेकिन ये जो नंबर्स हैं 0 1 2 3, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये नंबर्स एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस हैं। आपने बेसिकली जो एड्रेसेस हैं उनकी इंटरलीविंग कर दिया। पहले लेट्स सपोज आपकी आप मल्टीपल बैंक्स नहीं यूज़ कर रहे, तो आपका सिंगल एक बैंक है, तो आपके एड्रेस क्या होते हैं 0 1 2 3। ठीक है, तो आपने मल्टीपल बैंक्स यूज़ किया तो आपने 0 1 2 3 इसलिए कर दिए ताकि आप इनको पैरेलल में एक्सेस कर सकें। अगर आप एक सिंगल बैंक यूज़ कर रही होती तो पहले आप 0 एक्सेस करती, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अगर आपको एक कंसेक्टिव एक्सेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप पैरेलल में एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? जी ये आपके एड्रेसेस हैं। क्लियर हो गया? कुछ और पूछना चाहिए? नहीं समझ आई तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कर दूँ? जी सर, एक दफा बता रही हूँ। ओके, ये आपका लेट्स सपोज आप मल्टी बैंक नहीं यूज़ करें, सिंगल कैश यूज़ करें। ठीक है, सिंगल कैश के अंदर लेट्स सपोज बैंक 0 आप यूज़ करें, ओनली सिंगल कैश, एक सिंगल कैश के अंदर सिंगल बैंक यूज़ करें। ठीक है, तो सिंगल कैश में जो सिंगल बैंक है उनके एड्रेसेस आपके होते हैं 0 1 2 3। तो आपको ये जो ब्लॉक्स हैं, आप जब भी आपको रिक्वेस्ट होती कैश में किसी वर्ड को एक्सेस करने की, तो आप एक टाइम एक सिंगल टाइम में एक ही ब्लॉक को एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर ये थर्ड रिक्वायर्ड है तो आप इस एड्रेस 2 पे आप इसको एक्सेस कर लेती हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट अगर आपको एक्सेस करनी है और लेट्स सपोज वो एड्रेस 3 पे है, तो आप फिर थर्ड पे एक्सेस करती हैं। तो आपको वेट करना पड़ रहा है, 1 बाय 1 आपको ब्लॉक्स जो हैं वो पिक करने पड़ रहे हैं। तो मल्टी बैंक के अंदर ये होता है कि आप एक ही सिंगल कैश में मल्टीपल बैंक्स यूज़ कर रहे हैं और इन मल्टीपल बैंक्स में कुछ ये हो रहा है कि आपने एड्रेसेस को जो सीक्वेंशियली नहीं किया बल्कि आपने हर बैंक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 0 1 2 3। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने पहले जो आपने 0th ब्लॉक को एक्सेस करना था, अब आप ये मल्टी बैंक में ये करेंगी कि आप रिक्वेस्ट तो सिंगल 0th ब्लॉक किया, लेकिन आप 0th ब्लॉक के साथ साथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्लॉक्स को भी पिक कर सकती हैं। क्योंकि आप गौर करें, अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी पाइपलाइन है। आप क्लियर हुआ है कि नहीं? जी सर, थैंक यू। मुझे ऐसे अच्छी आवाज़ नहीं आई, मुझे लगता है कि खास समझ नहीं आया। क्या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं सर, मुझे समझ आ गई है। मुझे बस ये चले, कंफ्यूजन थी कि क्या ये डिफरेंट कैशेस में है या फिर एक ही नो कैशे के नो ब्लॉक? नहीं, ये एक सिंगल कैश के अंदर आपने मल्टीपल बैंक्स यूज किए हैं। यानी आप इंटेल i7 में L1 में 4 बैंक्स यूज हो रहे हैं, L2 में 8 बैंक्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, L1 कैश, लेवल 1 कैश, L2 लेवल 2 कैश। ठीक है जी, तो एक ही कैश में मल्टीपल बैंक्स यूज हो रहे हैं और इनमें आपने एड्रेसिंग को कुछ ऐसा किया कि आप मल्टीपल एक्सेसेस कर सकते हैं और इन मल्टीपल एक्सेसेस की वजह से जो टेक्निक्स हैं आपकी बैंडविड्थ को इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी, चलें जी फोर्थ टेक्निक की तरफ चलते हैं और इट इज़ नॉन ब्लॉकिंग कैशेस टू इंक्रीज कैश बैंडविड्थ। ये भी आपकी बैंडविड्थ के लिए यूज़ हो रही है, बैंडविड्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और ये बहुत मज़े की टेक्निक है। इसमें कुछ ये हो रहा है कि होता कुछ ऐसा है। अभी इस नॉन ब्लॉकिंग को ना देखें, नॉर्मली ये होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप में आपने इंडेक्सिंग की, फिर टैग रीड किया और फिर आपने हिट और मिस चेक किया। हिट का मतलब ये है कि वो ब्लॉक जो है वो आपकी कैश के अंदर अवेलेबल है। मिस का मतलब ये है कि आपकी कैश के अंदर वो ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो नेक्स्ट स्टेप में आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा।
और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको लोअर हायरार्की से वो पिक करना पड़ेगा। तो नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये है बेसिकली अगर मिस है तो आपका प्रोसेसर स्टॉल हो जाता था और आप लुकअप करते थे लोअर लेवल हायरार्की में और फिर वो वर्ड आपको सर्व होता था और फिर प्रोसेसर कंटिन्यू करता था अपने ऑपरेशंस को। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि आप अपने प्रोसेसर को ब्लॉक नहीं करते, उसे स्टॉप नहीं करते, उसे स्टॉल नहीं करते। उसे आप ये करते हैं कि आप अगर आपका मिस है तो आपकी जो कैश है वो लुकअप करेगी, लेकिन पैरेलल में वो आपके प्रोसेसर की हिट्स को सर्व करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिट अंडर मिस। अगर आपका मिस आया तो बजाय इसी का प्रोसेसर को रोक दे, भाई वेट करो मैं अभी तुम्हें ढूंढ के देता हूँ कि ये वर्ड कहाँ पे पड़ा है, फिर मैं आपको सर्व करता हूँ, प्रोसेसर को वेट कराते हैं। ऐसा तो आप इस टेक्निक में नॉन ब्लॉकिंग कैशेज में आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि ओके प्रोसेसर आप अपना काम जारी रखें, मैं ढूंढ के देता हूँ, अपना अगले काम करें। तो उसमें ये होगा हिट अंडर मिस में ये होगा कि आप मिस अकर हुआ है लेकिन आप प्रोसेसर को स्टॉल नहीं कर रहे बल्कि प्रोसेसर को जो उनकी हिट्स हैं उसको सर्व करते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी को आप एक्सटेंड करते हुए हिट अंडर मल्टीपल मिसेज भी कर सकते हैं। हिट अंडर मल्टीपल मिसेज का मतलब है कि एक मिस हुआ, आपने प्रोसेसर को सर्व करना शुरू कर दिया, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें दोबारा मिस आ गया, 2 मिसेज हो गया, लेकिन आप प्रोसेसर को फिर कंटिन्यू रख रहे हैं, उसे स्टॉप नहीं कर रहे, उसे स्टॉल नहीं कर रहे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की हिट सर्व कर रहे हैं। और इंस्ट्रक्शंस आई और मिसेज आ गए तो मल्टीपल मिसेज जो है वो आप मल्टीपल मिसेज के दौरान आप अपने प्रोसेसर को कंटिन्यूसली सर्व कर रहे हैं और हिट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ कर्व्स हैं जिसमें हिट अंडर 1 मिस, हिट अंडर 2 मिसेज और हिट अंडर 64 मिसेज, राइट। यानी 64 मिसेज आपके क्यू में आ गए और लेकिन आप प्रोसेसर को स्टॉल नहीं कर रहे बल्कि हिट्स को सर्व करते जा रहे हैं। तो ये बेंचमार्क्स हैं और हर बेंचमार्क के लिए ये आपकी जो लेटेंसी है उसका कर्व दिखाया गया है। ठीक है जी, तो अगेन इसमें आपकी बैंडविड्थ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि बैंडविड्थ इसलिए इंप्रूव हो रही है कि आपके जो पर सेकंड जो ट्रांसफर्स हैं वो ओवरऑल बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब जो मल्टीपल मिसेज है 64 मिसेज, इनको हैंडल करने के लिए एक रजिस्टर यूज होता है, मिस स्टेटस हैंडलिंग रजिस्टर। ठीक है जी, ये जो रजिस्टर है, एक मिनट जी, यस ये जो मिस स्टेटस हैंडलिंग रजिस्टर है, ये जो आपकी मल्टीपल मिसेज हैं उनको उनके उन, उनको 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 उनके जो कह लेंगे जो उनका स्टेटस है उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपकी जब आपने मेमोरी को एक्सेस करना है, नॉर्मली लोड या स्टोर में आपने एक्सेस करना है, तो आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि किस लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन ने कौन की वजह से कौन सा मिस हुआ है, कौन सा हिट हुआ है, सॉरी कौन सा मिस हुआ है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस हैं और हर लोड स्टोर जिस लोड स्टोर की वजह से मिस हुआ है वो आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी इंस्ट्रक्शन ने कौन सा वर्ड रिक्वायर्ड किया था। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिंग है बेसिकली ये आपके मिस स्टेटस हैंडलिंग रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है इस टेक्निक में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, फिफ्थ टेक्निक है जी क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट एंड अर्ली रीस्टार्ट टू रिड्यूस मिस पेनल्टी। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट जो उसमें बर्स्ट मोड की हमने बात की थी वहाँ पे ये टर्म यूज हुई थी, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये भी सिंपल सी टेक्निक है जी। इसमें कुछ ऐसा होता है जनाब कि जो क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट है इसमें आप बेसिकली आपने लास्ट लेक्चर में देखा था जो आपका एक ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वर्ड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्सिंग हो रही है, इंडेक्सिंग के बाद आपका एक ब्लॉक, टैग कंपैरिजन के बाद आपको एक ब्लॉक मिल रहा है और हर ब्लॉक के अंदर जो है मल्टीपल वर्ड्स हैं। तो क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट के अंदर मतलब कि ये होगा कि आप उस ब्लॉक के अंदर जो क्रिटिकल वर्ड है, जो रिक्वायर्ड वर्ड है, वो आप सबसे पहले सर्व करेंगे और प्रोसेसर को भेज देंगे और बाकी जो ब्लॉक का पार्ट है वो आप पैरेलल में फेच करते रहेंगे। ठीक है, और अर्ली रीस्टार्ट का मतलब ये है कि आप जो रिक्वेस्टेड वर्ड है उसको नॉर्मल ऑर्डर में सर्च करेंगे और लेकिन जैसे ही वो आपको मिल जाता है आपने प्रोसेसर को भेज देंगे और फिर रिमेनिंग पार्ट जो है उसको फेच कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया, रिपीट कर दूं।
ये जो टेक्निक है Core i7 में यूज होती है। और एक अगेन ये जो टेक्निक है ये तब आपकी फ़ायदेमंद होगी जब आपके ब्लॉक साइजेस जो हैं वो बड़े होंगे। अगर आपके ब्लॉक साइजेस छोटे से हैं तो इन टेक्निक का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट के अंदर जो आपका जो मोस्ट क्रिटिकल जो मोस्ट रिक्वायर्ड वर्ड है सबसे पहले आप उसको सर्व करते हैं और फिर कहते हैं प्रोसेसर कंटिन्यू अपना ऑपरेशंस करता रहता है और आप पैरेलल में बाकी रिमेनिंग जो ब्लॉक है वो आप फेच करते हैं कैश से। जो बेसिकली अगर आप L1 पे हैं और वहाँ पे मिस हुआ है और आप L2 के अंदर आप सर्च कर रहे हैं तो वो L2 में आपको मिल भी जाता है तो आप L2 से वो फेच करते जा रहे हैं, पिक करते जा रहे हैं और पैरेलल में आपका प्रोसेसर जो है अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू किए हुए है। जबकि अर्ली रीस्टार्ट के अंदर जैसे ही आपको रिक्वायर्ड वर्ड मिलता है आप प्रोसेसर को सर्व कर देते हैं और रिमेनिंग पार्ट जो है वो पैरेलल में फेच कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टेक्निक है जी मर्जिंग राइट बफर्स टू रिड्यूस मिस पेनल्टी। ये भी एक टेक्निक है जी और ये मिस पेनल्टी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होगी। देखते हैं कैसे। ओके जी, कैशेस के साथ हम एक बफर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जी राइट बफर। और इसमें कुछ ऐसे होता है इसको पहले अगर हम ये ऊपर वाली डायग्राम है इसको हम समझते हैं। इसमें बफरिंग नहीं हो रही। ठीक है, आप कोई मर्जिंग राइट बफर नहीं यूज़ करें। ये नॉर्मल ऑपरेशन जो है टू कैश का उसमें क्या होता है ये आपके एड्रेसेस हैं। ठीक है, और आपके ओके जी ये जो बफर है उसमें एक सिंगल एड्रेस पे 4 एंट्रीज हैं। ठीक है, और हर एंट्री जो है फॉर एग्जांपल 64 बिट की है। ठीक है, 64 बिट की है तो इट मींस इस एंट्री का जो एड्रेस है वो 100 है तो नेक्स्ट का 108 होना चाहिए। राइट, 64 बिट की एंट्री है तो नेक्स्ट एड्रेस 108 होना चाहिए, फिर 116 एंड 124 एंड सो ऑन। ठीक है जी, और हर लाइन जो है उसके अंदर इस तरह के 4 वर्ड्स आ सकते हैं। तो विदाउट राइट बफरिंग आप होता ये है कि हर लाइन में आपका एक 64 बिट स्टोर होता है और नेक्स्ट के लिए आपका नेक्स्ट एड्रेस पे आपका नेक्स्ट वर्ड स्टोर होगा एंड सो ऑन। विदाउट बफरिंग आपके ये जो वर्ड्स हैं ये 1 2 3 यानी आपके हर लाइन में 3 वर्ड्स ज़ाया जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं आप लोगों ने इंटेल रिस्क में नहीं, अगर इंटेल की बात करें तो इंटेल में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वेरिएबल लेंथ की होती हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कुछ ये करती हैं कि जो लोड स्टोर्स हैं वो सिंगल वर्ड की बजाय मल्टीपल वर्ड्स को भी एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है जी, यानी हमने जो रिस्क 5 के अंदर हमने देखा था आप लोड कर रहे हैं तो एक सिंगल वर्ड लोड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसेसर्स ऐसे होते हैं उनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो मल्टीपल वर्ड्स सिंगल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल वर्ड्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स रीड कर सकते हैं या मल्टीपल वर्ड्स राइट कर सकते हैं। तो उस केसेस उस तरह के प्रोसेसर्स में आप इस तरह के बफर में ये होगा कि अगर आपकी एक इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज 3 वर्ड्स एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में एक्सेस कर रही है तो आपके इस एड्रेस पे 1 2 3 ये तीनों ब्लॉक्स फिल हो जाएंगे। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन 4 वर्ड्स को एक्सेस कर रही है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन 4 वर्ड्स मल्टीपल वर्ड्स 4 वर्ड्स एक्सेस कर रही है तो आपकी इस एड्रेस पे 4 वर्ड स्टोर हो जाएंगे। तो अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं ही ऐसी कि वो एक सिंगल वर्ड्स को एक्सेस कर रही हैं तो आपके ये जो ब्लॉक्स हैं ये ज़ाया जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नोड विदाउट बफरिंग राइट समझ आ गया है तो विद बफरिंग कुछ ये होता है कि अगर ये आपके स्पेसेस जो हैं वो वेकेंट हैं तो आप ये करते हैं कि आप एक सिंगल एड्रेस पे ये मल्टीपल वर्ड्स एक ही लाइन में स्टोर कर देते हैं। इस तरह आपकी ये जो स्पेस है वो बच जाती है। और ये देखिए आपने इसमें लिखा हुआ है आपकी मिस पेनल्टी। इसमें मिस पेनल्टी आपकी कैसे रिड्यूस होगी? कोई आप में से मुझे बता सकता है इस तरह करने से मिस पेनल्टी कैसे रिड्यूस हुई है? कोई आप में से मुझे इसका आंसर कर सकता है मिस पेनल्टी कैसे रिड्यूस होगी? अगर हमने यहाँ पे एक ही लाइन में हमने एक ही ब्लॉक में
4 वर्ड्स डाल दिए, तो मिस पेनल्टी कैसे रिड्यूस होगी? देखें जी, अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं और आपको मेमोरी वर्ड 124 चाहिए, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे मिस अकर हो जाएगा, फिर आप इसको देखेंगे अगेन मिस, और यहाँ पे आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ही लाइन देखनी है और उसके अंदर, क्योंकि अगेन स्पेशल लोकेलिटी जो है वो यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, तो ये जो कंसेक्टिव वर्ड्स हैं आपको एक ही ब्लॉक के अंदर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी मिस नहीं अकर होगा। आपने पहले ही ब्लॉक देखा और उसके अंदर आपको वर्ड रिक्वायर्ड वर्ड मिल गया, तो इस वजह से आपकी मिस पेनल्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी आपको कहीं और देखना नहीं पड़ा, आपको पहले के अंदर ही मिल गया। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, 7th टेक्निक पे चलते हैं, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन टू रिड्यूस मिस रेट। हार्डवेयर, अभी तक हमने जितनी टेक्निक्स देखी थी इन सब में हार्डवेयर में कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, हार्डवेयर के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके क्या कहते हैं ऑप्टिमाइजेशंस जो हैं, इम्प्रूवमेंट जो हैं वो आ रही हैं। कंपाइलर भी अपना काम कर सकता है इम्प्रूवमेंट्स के लिए, और ये कंपाइलर जो है वो कई दफ़ा तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है। ठीक है जी, तो कंपाइलर के अंदर 2 टेक्निक्स हैं, लूप इंटरचेंज और ब्लॉकिंग। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये कोड है टॉप पे, ठीक है जी, और ये जो कोड है यस ये जो टॉप पे कोड है, ये कुछ ये कर रहा है कि आपकी 2 डायमेंशनल अरे है एक्स आई जे, ठीक है, और उसकी हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, सिंपल सा कोड है, और ये 2 डायमेंशनल अरे है। अगर आप गौर करें तो जो आई है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर अरे है, ये स्क्वायर अरे नहीं है। एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें जे जो है वो 100 उसकी विड्थ है और जो आई है वो 500 है। ठीक है, तो अगेन आप जरा गौर से सुने मेरी बात, जे के लिए हर फॉर एवरी जे उसको 500 आइट्रेशंस करनी है, सॉरी 5000 आइट्रेशंस करनी है। अगर आपकी कैश का जो साइज है लेट सपोज वो है ही 200 या सॉरी 1000, राइट, तो उस केस में क्या होगा, आप फर्स्ट जे के लिए आपने 1000 तो आप कैश में मिल गए, लेकिन रिमेनिंग 4000 के लिए मिसेस अकर होंगे, हर के लिए मिस अकर होगा। तो अगर आप, क्योंकि आपका कैश का साइज इतना बड़ा नहीं है कि आप उसमें 5000 वर्ड्स को 5000 वैल्यूज को स्टोर कर सकें, आपकी कैशेस का जो होता है साइज स्मॉल होता है, वो छोटी कैश इनका साइज स्मॉल होता है। ठीक है, तो अगर आप इस लूप को इंटरचेंज कर दें, जो कंपाइलर करता है बेसिकली, आप ऐसे ही लिखेंगे लेकिन कंपाइलर खुद ही उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो खुद ही ऐसा कर देगा। वो ये करेगा कैश को ऑप्टिमाइज करने के लिए लूप्स को इंटरचेंज कर देगा। वो कैसे करेगा, आई को ऊपर ले गया, जे को नीचे ले गया। अब आपकी कैश का साइज लेट्स वो 1000 था, तो ये जो जे हैं वो 100 वैल्यूज हैं। फॉर एवरी आई आपको सब की सब वैल्यूज जो हैं वो कैश में अवेलेबल होंगी। तो इस वजह से आपको जो मिस है, जो नंबर ऑफ मिसेज हैं वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, और इस वजह से आपकी जो है मिस रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ आ गया लूप इंटरचेंज का क्या फायदा है जी? अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लें। क्लियर हो गया? ओके जी, कंपाइलर एक और काम भी करता है जिसका नाम ब्लॉकिंग है। ये एक कोड है सिंपल, और ये है जनाब, कोई बताएगा ये क्या कर रहा है यहाँ पे रफली? कोई जल्दी से मुझे बता दे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दी से देख ले, इस इंस्ट्रक्शन को देखें। आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ज़रूर, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में इसको ज़रूर बनाया, ज़रूर इम्प्लीमेंट किया होगा जी। ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, राइट, 2 मैट्रिसेस हैं और ये एक्स एंड वाई और ये जी में स्टोर हो रहे हैं। नहीं, मैं उल्टा कह गया आई गेस। यहाँ पे एक मिनट में भी आपको बताता हूँ। वाई, सॉरी, ये जो मैट्रिसेस हैं ये वाई और जी मैट्रिसेस हैं, वाई और जी, यस वाई और जी मैट्रिसेस हैं,
और ये आपके एक्स मैट्रिक्स में स्टोर हो रहे हैं। एक्स मैट्रिक्स जो है वो रिजल्ट है, बेसिकली एक्स इज इक्वल टू वाई एंड जी। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कितनी आसान होती है, राइट। तो ये जो लाइट ग्रे है ये ओल्ड एंट्रीज हैं, ओल्ड एक्स एक्सिस है, डार्क ग्रे रिसेंट एंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, लेट्स सपोज आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की, 0 0 वैल्यू, तो आप क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये सिंगल वैल्यू आएगी। फिर आपने इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास न्यू वैल्यू आ गई। करते गए और आप यहाँ पे सॉरी, जब आप ये वैल्यू कर रहे हैं तो आप बेसिकली इस रो को, सेकंड रो को इस फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो ये डार्क वैल्यूज हैं ये रिसेंटली एक्सेस हुई हुई हैं, ये लाइट ग्रे वैल्यूज जो हैं वो ओल्ड ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कैश का साइज है जनाब छोटा सा, और अगर ये मैट्रिसेस छोटे हैं, इनका साइज स्मॉल है, जो n है, n की वैल्यू डायमेंशन इनकी स्मॉल है, और कैश के अंदर पूरे फिट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैश के अंदर फिट नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि हम बजाय इसके कि पूरे मैट्रिक्स को हैंडल करें, हम, आप लोगों ने लीनियर जबरा पढ़ा है, और अगर आप लोगों ने लीनियर जबरा आप लोगों को आता है ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ब्लॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बी है ये ब्लॉकिंग फैक्टर है, यहाँ पे आपने किस साइज का ब्लॉक लिया है, राइट। तो लेट्स सपोज जो आप ब्लॉक ले रहे हैं वो 3x3 का ब्लॉक ले रहे हैं, तो आप इस ब्लॉक के अंदर पहले ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉक लेंगे, फिर नेक्स्ट अपने मैट्रिक्स को, लेट्स सपोज 5x5 का मैट्रिक्स है और आपकी कैश के अंदर सिर्फ 3x3 का मैट्रिक्स इजीली आ सकता है, कैश आपकी छोटी है, तो आप इन 3x3 मैट्रिक्स को ब्लॉक्स में करके लीनियर जबरा के कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये उसका कोड है। मैं आपको क्विकली इसको बताता हूँ। बेसिकली ये जो फर्स्ट 2 लूप्स हैं ये ब्लॉक को डिफाइन कर रही हैं कि आपने किस साइज का ब्लॉक लेना है। ठीक है, ये बी जो है ब्लॉकिंग फैक्टर है, तो यहाँ पे 3x3 का लिया हुआ है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अगेन अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, इस वैल्यू की, तो आपने फर्स्ट रो को इस ब्लॉक के फर्स्ट रो को, ये बेसिकली सेकंड रो है, अगर आप यहाँ पे 0 को ना देखें तो इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट 2 लूप्स हैं बेसिकली आपने उसमें ब्लॉक को डिफाइन किया और रिमेनिंग पार्ट उसी तरह ही है। आप ब्लॉक्स की जंप कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जंप्स जो हैं, जो इंक्रीमेंट्स हैं इन लूप्स में, वो ब्लॉक बी का ब्लॉकिंग फैक्टर का इंक्रीमेंट है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट ब्लॉक को कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह कंपाइलर जो है वो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर या सिंपल जब आपकी मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं और कैश की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको ब्लॉकिंग को यूज़ करता है आपका कंपाइलर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसमें भी आपके जो है बेसिकली जो मिस रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगेन जो कैपेसिटी मिसेस हमने देखे थे, कैपेसिटी मिसेस तब आते हैं जब आपका कैश छोटा पड़ जाता है। ठीक है, साइज उसका छोटा था, इसकी कैपेसिटी कम होती है, तो इस ब्लॉकिंग की वजह से जो कैपेसिटी मिसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। स्पेशली ये कैपेसिटी मिसेस को हैंडल करने के लिए जो ब्लॉकिंग है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, जी पूछे, रिपीट करें, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, रिपीट करें। ब्लॉकिंग फैक्टर की बात कर रही हूँ कि वो कहाँ पर यूज हो रहा है और हमने उसको कैसे जो है वो फाइंड किया। ओके, ये ब्लॉकिंग फैक्टर का हम फाइंड नहीं कर रहे, कंपाइलर फाइंड कर रहा है, और उसके अंदर के एल्गोरिथम है जो ब्लॉक साइज को डिटरमिन कर रहा है बेस्ड ऑन साइज ऑफ योर कैश। ठीक है, कैश बड़ा होगा तो ब्लॉकिंग फैक्टर बड़ा हो सकता है, कैश अगर स्मॉल है तो ब्लॉकिंग फैक्टर स्मॉल होगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाह रही हैं? ठीक है, क्लियर हो गया, ये कुछ और पूछना चाह रही हैं? यही क्वेश्चन था आपका? जी सर, ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये ब्लॉकिंग फैक्टर जो है ये डिपेंड करता है आपका कैश का साइज कैसा है। कैश अगर आपको बड़ा होगा तो आप बड़े ब्लॉक को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट टेक्निक है जी हार्डवेयर प्री फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा।
टू रिड्यूस मिस पेनल्टी और मिस रेट। ठीक है जी, आप हार्डवेयर प्री फैचिंग कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, मैं भी आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो टेक्निक है ना, ये इंस्ट्रक्शंस के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, लेकिन आप डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करते ये हैं, अगर आपने एक सिंगल ब्लॉक को फैच करना है ना, तो आप बजाय इससे कि एक सिंगल ब्लॉक को फैच करें, नॉर्मली एक ब्लॉक को फैच करते हैं, तो हार्डवेयर प्री फैचिंग में ये होता है कि आप एक सिंगल ब्लॉक की बजाय 2 ब्लॉक्स को फैच कर लेते हैं। मिस अगर हुआ, आपको एक ब्लॉक को फैच करना है, तो हार्डवेयर प्री फैचिंग में ये होता है कि आप एक सिंगल ब्लॉक की बजाय 2 ब्लॉक्स को फैच कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स कौन से होते हैं? नंबर 1 रिक्वेस्टेड ब्लॉक जो आपको रिक्वायर्ड है, नंबर 2 नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक। ये अगेन टेम्पोरल और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम, बेसिकली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक को पिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं आंखें बंद करके कोई और दूर से कोई ब्लॉक को पिक करें, नहीं, हम नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर प्री फैचिंग के अंदर आप 2 ब्लॉक्स को फैच कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड ब्लॉक और नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक। तो जो सीक्वेंशियल ब्लॉक है वो उसे आप कैश में नहीं रखते, बल्कि आप उसको एक बफर में रखते हैं, उसका नाम है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बफर। ठीक है जी, अब इफ रिक्वेस्टेड ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बफर, अगर आपकी एक रिक्वेस्ट आई है और आपको इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बफर के अंदर वो ब्लॉक अवेलेबल है, तो जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी वो कैंसिल हो जाएगी और आपको इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बफर से ये नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक जो है वो सर्व कर दिया जाएगा आपके प्रोसेसर को। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक इज सर्व्ड एंड नेक्स्ट प्री फैच रिक्वेस्ट इज इशूड। आप नेक्स्ट प्री फैच भी कर लेंगे, नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक आपने सर्व किया और उससे अगला जो नेक्स्ट है उसको फैच करने के लिए आप एक रिक्वेस्ट भी इशू कर देंगे पैरेलल में। ठीक है जी, तो इससे जो है आपका जो मिस पेनल्टी है और मिस रेट जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि आपको एक नेक्स्ट सीक्वेंशियल ब्लॉक को भी आप एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये बेसिकली इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप 50 to 70% जो है वो ऑल मिसेस को हैंडल कर लेते हैं। और ये पेंटियम 4 में प्री फैचिंग यूज़ हुई थी और उसमें ये कुछ वो है बेंचमार्क्स हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट बेंचमार्क्स हैं, इंटीजर बेंचमार्क्स हैं, और ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि ये इसमें इस हार्डवेयर प्री फैचिंग से आपकी जो इम्प्रूवमेंट है उसमें आप 50 to 70% जो है वो रिपोर्ट किया गया कि आप ऑल मिसेस को हैंडल कर सकते हैं अगर आप 8 स्ट्रीम बफर्स यूज़ करें। ठीक है जी, नेक्स्ट है बजाय इसके कि आप हार्डवेयर यूज़ करें, कंपाइलर भी आपकी प्री फैचिंग कर सकता है, और कंपाइलर ने भी प्री फैचिंग करनी है उसी तरह, और ये प्री फैचिंग कंपाइलर जो है वो रजिस्टर प्री फैच भी कर सकता है और कैश प्री फैच भी कर सकता है। जो आपने रजिस्टर फाइल इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर अपेंडिक्स ए में आपने स्टडी की थी, उसमें देखी थी, तो बेसिकली जो रजिस्टर्स हैं जो कंपाइलर है उनको भी प्री फैच कर सकता है। ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे जो प्री फैचिंग है 2 टाइप्स की है, इसमें एक नॉन फॉल्टिंग प्री फैच है, एक फॉल्टिंग प्री फैच है। ये बेसिकली इनका ताल्लुक एक्सेप्शन से है, जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज में कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखा होगा, जहाँ पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते थे। ठीक है जी, तो प्री फैच कॉज एक्सेप्शंस, तो नॉन फॉल्टिंग, अगर ये नॉन फॉल्टिंग प्री फैच है इफ़ एक्सेप्शंस जो है वो आपकी अकर नहीं हो रही हैं। ठीक है जी, तो ये उनसे उनका ताल्लुक है, लेकिन अगेन ये जो हार्डवेयर प्री फैचिंग हो रही है वही काम आप कंपाइलर से भी ले सकते हैं, और कंपाइलर आपकी ना सिर्फ कैश की प्री फैचिंग कर सकता है बल्कि रजिस्टर्स की प्री फैचिंग भी कर सकता है। राइट, तो ये लास्ट टेक्निक है, और मैंने अभी आपको छोटा सा एक पीछे पार्ट स्किप किया जो मैंने आपको कहा था आप लोग खुद करेंगे, और वो है यहाँ पे ठीक है जी, स्टैक्ड और एम्बेडेड डी रैम्स और ये फ्लैश मेमोरीज। तो ये जो 10th टेक्निक है ये नॉर्मली सर्वर्स जो कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे आपकी कंप्यूटेशनल डिमांड्स और मेमोरी डिमांड्स जो हैं वो बहुत हाई वहाँ पे यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप ये करते हैं कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जब आप जो पीछे टॉपिक्स मैंने छोटा सा स्किप किया आप उसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप HBM को देखेंगे विच इज़ हाई बैंडविड्थ मेमोरी। तो इस टेक्निक 10 में जो है वो हाई बैंडविड्थ मेमोरीज को आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो और अपनी जो हायरार्की है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये समराइज़ किया हुआ है, ये बुक डायग्राम आपकी बुक में अवेलेबल है। ठीक है जी,
तो ये टेबल जो मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ इस टेबल में समराइज हुई हुई है, और ये टेबल जो है वो आपकी बुक के अंदर फिगर 2.18 के अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल मशीन्स का छोटा सा टॉपिक है, इसको भी चूंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी कोर्स आप में से ज़्यादातर लोग ले रहे हैं, तो अब ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आप लोगों ने पढ़े होंगे या पढ़ लिए होंगे या पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो इस कोर्स में ये जो वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल मशीन्स का जो टॉपिक है छोटा सा, इसको भी आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का आज के लेक्चर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेनली आज हमने जो एडवांस कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, जो एडवांस कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं वो हमने आज देखी है। इन टेक्निक्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ये आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। सर जो एन वे एसोसिएटिव हैं और जो बैंकिंग है सर, इनमें फर्क क्या हुआ बेसिकली? ओके, let's suppose you have 4-way set associative cache, right? तो L1 में अगर आप 4-way set associative cache यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हर बैंक जो है इट इज 4-way set associative। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी यहाँ इटसेल्फ एक सिंगल बैंक इज 4-way set associative बैंक। क्लियर है या कुछ और पूछना चाह रहे हैं? और सर अगर फुली एसोसिएट यानी फुली यानी डायरेक्ट और एसोसिएटिव और फुली एसोसिएटिव सर, इनमें यानी कि बेसिकली इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम ये कोई एक स्कीम ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। बेसिकली मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये फुली एसोसिएटिव है, इसमें बेसिकली आपको आपका जो ब्लॉक है वो कहीं भी प्लेस हो सकता है, राइट? तो इसमें आपको जो सर्च टाइम है, जो हिट टाइम है वो हाई होगा, राइट? डायरेक्ट मैप के अंदर आप जो है वो टैग रीड और ऑफसेट पैरेलल में कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर जो कॉन्फ्लिक्ट मैसेज है ना, कॉन्फ्लिक्ट मैसेज वो डायरेक्ट मैप में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये भी आज हमने देखा भी है आज के लेक्चर में। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये 1 वे इज डायरेक्ट मैप्ड और जो 8 वे यहाँ फुली एसोसिएट, अगर आपका साइज ही 8 है और 8 वे आप यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ फुली एसोसिएटिव, राइट? तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सेस टाइम और एनर्जी इनमें रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, किसी का कोई और क्वेश्चन है पूछ लें।